Welcome back, all my dear student. It is the first lecture of book series of chapter Height and Distance. इस लेक्चर में हम क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे कि एग्जाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहे हैं और सभी की पॉइंट देखेंगे। ओवरऑल हमें क्या करना है, इसमें केवल एग्जाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखने हैं। देखते हैं, पहले पैटर्न को समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन पैटर्न इन एग्जाम, जिसको एनालिसिस किया गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से। तो देखिए क्या पैटर्न है। एमसीक्यूज जो होंगे आपके, 2 क्वेश्चंस होंगे। तो एक 1 मार्क के लिए होगा, इस तरह से आपके 2 मार्क के क्या हो जाएंगे, एमसीक्यू हो जाएंगे। और वर्ड प्रॉब्लम होगी, 1 होगी, जो कि 3 मार्क्स के लिए होगी। तो ओवरऑल आप देखेंगे 5 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज और वर्ड प्रॉब्लम हो जाएगी। और या फिर पैटर्न इस तरह से आ सकता है, केवल एक ही वर्ड प्रॉब्लम आए, लेकिन वो होगी आपकी 5 मार्क्स के लिए। इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको इस चैप्टर की प्रिपेयरिंग करनी है। तो देखते हैं सभी की पॉइंट्सों को। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए, ये एक डायग्राम है जिसमें ट्री दिया हुआ है और एक है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इस ट्री के टॉप को यहाँ से वो देख रहा है। तो इसमें समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन किस तरह से फॉर्मेशन बन रहा है उसका। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, when the object is above the horizontal level, जब ऑब्जेक्ट ऊपर हो किससे, हॉरिजॉन्टल लेवल से। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा। देखिए, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, ट्री के टॉप को जो है देख रहा है। तो जहां से भी वो देख रहा होता है, यानी इसको हम एज ए ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। जो आइज है ना, यहाँ से देख रहा है, इसको हम एज ए ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं। और सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा वहां पर है, तो यहाँ से सीधा उसको देख रहा है। तो इस व्यक्ति की आंखों से पैरेलल लाइन जो दूसरे ऑब्जेक्ट के बेस को टच करे, तो ये पैरेलल लाइन ही क्या कहलाती है, हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल। ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। तो देखिए, इसमें एक लाइन हो रहा है, लाइन ऑफ साइट, इसको क्या बोलते हैं, द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की जो आईज है, इसको मिलाने वाली एक लाइन होती है इमेजिनरी लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। ये हो जाएगा आपका लाइन ऑफ साइट। और देखिए, ये जो एंगल है, ये आपका एंगल क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का, 30 डिग्री का। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, क्या, when the object is above the horizontal level, हॉरिजॉन्टल लेवल से जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर हो तो कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, ये रहा जिसको हम देख रहे हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट देखते हैं आगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है अवनमन कोण। इसको भी डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। देखिए, अब पहले समझते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, जब ऑब्जेक्ट जो हो कहाँ हो, हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल से बिलो हो। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लेवल देखते हैं। देखिए, यहाँ एक जो है बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे देख रहा है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे है, ये कैसे पता करेंगे। देखिए, ये जो है इस व्यक्ति की आंखों से जो सीधी पैरेलल लाइन जाएगी, इसको क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लेवल। हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। अब हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे है, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको व्यक्ति क्या कर रहा है, देख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल से अगर नीचे है, तो ये क्या बन जाता है, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि कितने का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, और ये क्या है, लाइन ऑफ साइट। इसको तो आप जानते हैं, इमेजरी लाइन होती है किसमें, तो ऑब्जर्व होता है उसकी आंखों से, और जो ऑब्जेक्ट है उसको मिलाने वाली एक इमेजरी लाइन होती है। देखते हैं नेक्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन प्लस एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही इमेज में एंगल ऑफ एलिवेशन भी पॉसिबल हो
और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी पॉसिबल है। देखते हैं। देखिए, यहाँ पे फिर से एक ऑब्जर्वर है, एक व्यक्ति है। अब ये क्या कर रहा है कि ये जो बिल्डिंग है इसकी एक तो बालकनी को देख रहा है एक टाइम में, और जो ये ग्राउंड है इसमें नीचे एक फुटबॉल है और इसको भी देख रहा है। तो हम ये देखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा है। देखिए, सबसे पहले हमें इसके लिए पता लगाना पड़ेगा अपने हॉरिजॉन्टल लाइन को। अब जो इसकी आई है, आईज हैं, इनके सामने बिल्कुल पैरेलल लाइन जा रही है। ये पैरेलल लाइन क्या बन जाएगी आपकी? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लेवल या लाइन बोल सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लेवल से अगर नीचे हो, तो नीचे ऑब्जेक्ट हो तो क्या बोलते हैं हम उसको? एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे जाएगा तो क्या बोलेंगे? डिप्रेशन। और हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है यहाँ पे, यह बालकनी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या है? ऊपर की तरफ है हमारा ऑब्जेक्ट। ये बालकनी क्या है? एज ए ऑब्जेक्ट है। तब यहाँ क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनेगा। ठीक है, एक एनोदर डायग्राम से और समझते हैं इसको। देखिए, इसमें क्या होगा? एक ये ट्री है, ट्री पे एक जो है ये है, एक बर्ड है, ठीक, और ये ऑब्जर्वर है। तो देखिए, पक्षी है वो क्या कर रहा है? ऑब्जर्वर की आंखों में देख रहा है। और यहाँ से जो होगा, ये क्या हो जाएगा? इसके लिए हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो पैरेलल लाइन जाती है उसी को क्या बोलते हैं? हम हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं। तो वर्ड के लिए अब वो हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे है ऑब्जेक्ट, यानी जो इसकी आई है व्यक्ति की, वो क्या करेंगी? एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेंगी। तो इस पक्षी के लिए ऑब्जेक्ट है नीचे, तो ऊपर क्या बन जाएगा? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब वही अगर व्यक्ति के व्यू पॉइंट से देखें, तो ये व्यक्ति ऊपर उस वर्ड को देख रहा है, पक्षी को देख रहा है। इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली, हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो जाएगी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है ऑब्जेक्ट, ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जब जब ऊपर ऑब्जेक्ट होता है तो क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, डिप्रेशन क्या होती है? एक मानसिक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि जो मन है वो जो है हमारा विचलित हो जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ जाता है, एक तरफ से इसे मान सकते हैं। तो जब भी डिप्रेशन होगा तो आप ऐसा समझिए कि आपका ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ, और जब जब एलिवेशन होगा ये जाएगा ऊपर की तरफ। तो आपको केवल एक ही याद रखना है, डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ। तो दूसरा क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट होगा। रिमेंबर सम की पॉइंट्स। देखिए, इस चैप्टर को डील करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमें इनको ध्यान रखना पड़ेगा। देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए, जो प्रीवियस वाला हमारा चैप्टर था, तो उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कराया है। हमें इसी के हेल्प लेकर के इस चैप्टर को भी डील करना है। तो देखते हैं इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? हमारे 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक, ये 6 होते हैं। तो देखिए, इनमें आपस में भी एक रिलेशन बताया था। ये जो 66 रेशियोज होते हैं आपस में एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। ठीक है, साइन किसके साथ बनता है? कोसेक के साथ। मैं लिख सकता हूँ साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, एक रिलेशन ये होता है। कोस का होता है, कोस का होगा लास्ट वाले सेकंड लास्ट के साथ 1 अपॉन सेक। और टेन का होता है टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट। टेन और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। फिर टेन का स्पेशल होता है साइन और कोस की टर्म में, तो क्या हो जाता है? साइन अपॉन कोस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और ये रिलेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट की देखते हैं ये ट्रिक। अब ट्रिक को हमें कैसे देखना है? देखिए, इस चैप्टर को कराने के लिए हमने एक ट्रिक बताई थी। पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, जो फर्स्ट रेशियो जाता है ये होता है हमारा साइन के लिए, सेकंड रेशियो होता है हमारा कोस के लिए, थर्ड रेशियो होता है हमारा किसके लिए? टेन के लिए। देखिए, साइन के लिए क्या बन जाएगा? साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस क्या बन जाएगा? कोस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और टेन क्या बन जाएगा?
टेन बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए साइन किसका अपोजिट होता है, साइन होता है कोसेक का अपोजिट। अगर साइन का ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो मैं लिख सकता हूँ कोसेक का हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस किसका उल्टा होता है, सेक का। सेक का हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और टेन का बन जाता है अपोजिट कोट। कोट का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें ये सब रखना है याद। नेक्स्ट देखते हैं जी। देखिए लर्न वैल्यूज ऑफ टेबल पिछली 30, 45 एंड 60। देखिए जो टेबल होती है हमारी, जो 66 के फंक्शंस होते हैं, एन कोस टेन कोट सेट और 0 से लेकर 90 तक, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, तो फिर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी आनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। और क्या होगा अगर तुम्हें इस चैप्टर में सभी की वैल्यू भी ना पता हो, तो 30, 45 और 60 को मेजर है, ये आपको पता ही है। देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका बहुत यूज होगा इन एग्जाम क्वेश्चंस में। व्हेन ए ट्रांसवर्सल लाइन पासिस थ्रू टू पैरेलल लाइंस, जब एक ट्रांसवर्सल यानी एक तिरछी लाइन जो है पास होती है इससे टू पैरेलल लाइन से। देखिए यहाँ पे टू पैरेलल लाइंस होगी, मान लीजिए एक लाइन होगी एल, एक होगी एम, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, और एक है ये ट्रांसवर्सल लाइन, इसको मान लेते हैं टी। अब देखिए जब ये जो है दो पैरेलल लाइनों से एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है अ, इसको क्रॉस करते हुए जा रही है, तो यहाँ पे क्या बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यानी इसको मैं अगर एंगल वन ये है और एंगल टू है, तो मैं इनको लिख सकता हूँ क्या, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो क्यों बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और देखिए इसमें ये तो ये वाला एंगल हो जाएगा, इसमें टू पेयर बनते हैं, ठीक है। एक ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपस में क्या होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखिए जो अल्टरनेट एंगल है वहां पे कैसे शेप बनना है, यहाँ से ऐसे ये एक जेड शेप बनना है, जेड आपका शेप बनना है। ये दोनों एंगल जो होते हैं कैसे होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो जब हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होंगे तो वहां पे क्या करेगा, आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन देगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम कन्वर्ट कर लेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन में। तो देखते हैं आज। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, देखिए जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक ऑब्जर्वर है, और नीचे क्या है, एक ये है एक ऑब्जेक्ट, आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसको वो देख रहा है। तो अब ये जो होगा, ये उसकी जो आइज है उसके पैरेलल जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर हम इसको बोल सकते हैं लेवल। अब जब जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे होगा, बिलो होगा, तो उस सिचुएशन में क्या बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये कैसी शेप बनी है, जेड टाइप बन रही है, ठीक है। और अभी हमने सीखा था क्या, देखिए जब दो पैरेलल लाइन हो और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है क्रॉस आउट करते हुए जाए, तो जब भी यहाँ पे जेड शेप बनेगा तो ये दोनों एंगल कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, और क्यों इक्वल होते हैं, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक देखिए ये हमारी एक पैरेलल लाइंस होगी और ये नीचे वाली भी एक पैरेलल लाइन होगी। अब ये जो इमेजरी लाइन है ये आपकी हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन, एक तिरछी जो है लाइन। अब ये इनको काटिए तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। सपोज दैट ये मान लीजिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनना है हमारा 60 डिग्री का, तो ये वाला एंगल भी कितने का बन जाएगा हमारा 60 डिग्री का बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन में हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ तो हम उसे किसमें चेंज कर लेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन में इसको चेंज कर लेंगे, देन इसको अप्लाई करेंगे।
किसी भी क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज नहीं करेंगे, सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, और यहाँ पे एक क्या है, एक हिल है। क्या अब उसमें क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई व्यक्ति है जो ऑब्जेक्ट है। तो उसने क्या करा, वो देख रहा है एक तो बोट ए को, और एक देख रहा है बोट बी को। तो अब वो ऊपर से देख रहा है नीचे। पहले तो ये देखेंगे, ये जो आपकी जो लाइन है, इसके पैरेलल जो आ रही है, ये आपकी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। अब जब जब ऑब्जेक्ट हमारे हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे हो, तो कौन सा बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी जो दो एंगल हैं 30 और 45 का, ये बनने हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों एंगल कैसे हैं, हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि हमें जो दो एंगल दिए हुए हैं, तो अब देखिए पहले वाला जो ये 30 वाला बना, देखिए अगर मैं इसको देखूं तो ये एक हमारी जो है लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। और यहाँ जो इनके बेस है, इसकी भी एक पैरेलल लाइन हो गई। तो यहाँ से जब इन दोनों पैरेलल लाइनों को एक ये ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस आउट करेगी, तो ये कैसा बन जाएगा, एक हमारी पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। देखिए यहाँ थोड़ा सा डायग्राम में एक मिस्टेक है। ये जो आपका एंगल है, ये यहाँ से केवल यहाँ तक का है 30, यहाँ से यहाँ तक का केवल 30 है। तो ये 30 है, तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए, तो ये दूसरा वाला जो है ये कितना है, वो यहाँ से यहाँ तक है 40। तो अब इसमें क्या होगा, ये आपकी एक पैरेलल लाइंस हो गई, और ये वाली पैरेलल लाइंस हो जाएगी। अब ये वाली जो लाइन है, ये बी और डी वाली, ये क्या काम करेगी, ट्रांसवर्सल का करेगी। तो ये जो 45 डिग्री है एंगल, ये भी क्या हो जाएगा, सेम 45 ही हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ पे जब दो आपको एंगल दिए हों, एक थोड़ी सी परेशानी ये हो सकती है कि हम 30 एंगल को पहले लिखें या फिर बाद में लिखें। तो देखिए इसके लिए एक बेसिक सा रूल है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी क्या हो, कुछ ऊंचाई हो, तो उसके पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा, वो बड़ा एंगल ही बनेगा। और जो जितना दूर होगा उस ऑब्जेक्ट से, वो उतना ही छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं, मान लीजिए टावर है, ठीक है, मान लीजिए 40 मीटर का है। अब कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, अगर इसको इसके टॉप को देखना है, तो बिल्कुल इसको ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। ये जितना पास होगा, इसका मतलब इसे उतना बड़ा एंगल में अपनी जो है इसको रोटेट करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे तो बनाना पड़ेगा उसे 60 डिग्री का एंगल। लेकिन जैसे ये पीछे जाएगा, और यहाँ से ये इजीली इसके टॉप को देख पा रहा होगा, तो यहाँ इसे 30 का एंगल अगर ये बनाएगा नॉर्मली, तो ये इजीली देख पाएगा। तो हम इस बात से एक बात समझते हैं क्या, कि किसी भी ऑब्जेक्ट जिसकी कोई हाइट हो, उसके जो सबसे पास वाला कोई ऑब्जेक्ट होगा, वो बड़ा एंगल होगा, और जो जितनी दूर होगा वो छोटा एंगल होगा। कंपैरिजन हो अगर दोनों एंगलों में, एक 30 का हो और एक 45 का हो, 45 का पहले आएगा, 35 30 का बाद में जाएगा। और अगर ये हो एक 60 का हो और एक 45 का हो, 60 का पहले आएगा और 45 का बाद में आएगा। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, क्रॉस आंसर चेक विद इन सेकेंड। देखिए ये जो जितना हमने की पॉइंट सीखे थे, ये आपको अप्लाई करने हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें आंसर को भी चेक करना होता है कि हमारा ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है, उसे विद इन सेकेंड चेक कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, देखते हैं इसको। देखिए, व्हेन क्वेश्चन इन ए सिंगल ट्रायंगल फॉर्मेट। देखिए क्वेश्चन जब कैसा दिया हो, एक सिंगल ट्रायंगल के फॉर्मेट में दिया हो, तो हम कैसे चेक करेंगे अपने आंसर को। देखिए जैसा कि आपको पता है कि एंगल 30 में, 45 में और 60 में ही गिवन होगा। तो इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। सपोज डेट ये आपका एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ये आपका हो गया 45 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो देखिए इनका मैं यहाँ पे रेशियोज रख रहा हूँ, आपको ये याद रखना है। किस तरह से रखेंगे वो भी आपको बताता हूँ।
देखिए, जब आपका 45 डिग्री हो, तो ये वाली साइड क्या होती है? ये वाली साइड आपकी होती है हाइपोटेन्यूस, ये होती है आपकी साइड हाइपोटेन्यूस। तीनों को मेंशन कर देंगे, ये हाइपोटेन्यूस होती हैं। तो देखिए, इस एंगल को हमने 30 माना, चाहते तो हम इस वाले एंगल को भी 30 मान सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता, अगर ये 30 मानता तो इसके आधार से ये बेस बन जाता और ये परपेंडिकुलर बन जाता। अब हमने इसको माना है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या बनेगा, बेस बनेगा, और ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। बस इतना ही डिफरेंस होता। ये हमारा बेस बनेगा, ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, देन ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो देखिए, इसमें क्या है, हमें रेशियोज को याद रखना है। देखिए, तो सबसे पहले हम 45 साथ करेंगे। 45 की जो हाइपोटेन्यूज होती है, ये होती है √2। तो बाकी जो होंगी उसको सिंपली 2 कर देंगे। सबसे पहला स्टेप तो आपको ये याद रखना है कि 45 का जो हाइपोटेन्यूज होता है वो √2 होता है। बाकी दोनों का हमें क्या रखना है, 2 रखना है। ठीक है, तो उसके बाद 45 का अगेन देखेंगे, दोनों बेस और परपेंडिकुलर के लिए ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है। तो देखिए, इसकी बात करेंगे 30 की एंड 60 की। 30 में क्या करना है, जिस बेस पे 30 एंगल है उधर आ जाएगा √3, और दूसरी साइड में हो जाएगा 1। ये इसकी ट्रिक है, बेसिक ट्रिक है, इसको याद रखना। ये आपको 30 दिखाई दे, इसका जो बेस साइड है उसमें हो जाएगा √3 और इधर हो जाएगा 1, और 60 में हो जाएगा जस्ट अपोजिट, इधर की साइड हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा हमारा 1। तो ये रेशियो आपको क्या करना है, ये रेशियो याद रखना है, या इसको निकाल भी सकते हैं, अभी बता देंगे, लेकिन पहले एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। सपोज दैट किसी क्वेश्चन में क्या हुआ हो, तो मतलब जो है, मान लीजिए एक टावर होगा, एक टावर की कुछ हाइट दे रखी होगी, तो बोलेगा कि किसी पॉइंट से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का उसके टॉप तक, और जो उसका बेस है, जो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच की दूरी हमें दे रखी है, सपोज दैट मान लीजिए हमें दे रखी है 200। तो पहले देखिए, सपोज दैट ये दूरी हमें दे रखी है कितना, 200 मीटर, और हमसे क्या पूछ रहा है, टावर की जो है हाइट बताओ। तो हमें कैसे इसको करना है, देखिए हम करेंगे, क्योंकि हमारा रेशियो कितना है, √3, हम लिखेंगे तो डाट चेक करने के लिए √3 इज इक्वल टू कितना है, 200 मीटर। हमें यहाँ से बार बार 1 की वैल्यू निकालनी है, इसको यूनिट मान लेंगे। √3 यूनिट इज इक्वल टू 200 मीटर, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200/√3 मीटर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारे आ गई 200/√3। अब जिसकी पूछे उसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 की पूछे तो 1 में हम क्या कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई 200/√3, यही हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अगर हमसे ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ पूछे, तो हम इसको भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 है, पूरे से 2 में कितनी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 200/√3 की हम क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हम विद इन सेकेंड आंसर चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको याद ना हो, अगर ये हमें निकालना हो, तब हम इसको कैसे करेंगे। देखिए, जैसे ये एंगल ही कितना है, 30, हम इसको मान लेंगे क्या, किसी भी जो हमारी जो 66 फंक्शन होते हैं उनमें से कोई सा मान होते हैं, जैसे साइन मान लो, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, किसी से वैल्यू निकल जाएंगे। देखिए, साइन 30 की देखिए वैल्यू मान लेते हैं, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले इसका रेशियो लिखेंगे क्या होता है। ठीक है, जो ट्रिक होती है हमारी होती है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, कौन, हिंदुस्तान हरा भरा। ये मैं निकालने का तरीका बता रहा हूँ इन रेशियोज को, वरना इन रेशियोज को आप याद कर सकते हैं। देखिए, हमें पता है ये वाला होता है साइन का, जो पहला रेशियो होता है ये किसका होता है, साइन के लिए होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ रख देंगे, साइन है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है, 1, कितनी है, 1, मैंने ये रख दिया 1। और यहाँ देखेंगे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है, 2, हाइपोटेन्यूस की होगी वैल्यू 2। अब दो वैल्यू हमारे पास आ गई, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h का मतलब हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होएगा, जब 1 इधर जाएगा 1 का स्क्वायर 1,
इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 3 और स्क्वायर जब यहाँ से रिमूव करेंगे तो हो जाएगा रूट। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट थ्री हो जाएगी। अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको हम साइन से ही निकाल सकते हैं। देखिए तो इससे पहली लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस, उसमें मैंने बताया था कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं इनके हर एक एंगल पे साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक की 66 आइडेंटिटी अवेलेबल होती है। हम किसी से भी निकाल सकते हैं। देखिए साइन 30 से निकाला, एक मिनट हम इसको चेक कर लेते हैं। हम निकाल लेते हैं इसको और कोस या सेक 30 से निकाल लेते हैं। सेक 30 इज इक्वल टू सेक 30 तब क्या होगा, देखिए साइन कोस, ये साइन होता है, ये होता है कोस के लिए रेशियो और ये होता है टेन के लिए। हमें पता है सेक और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब कोस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेक का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और सेक 30 की वैल्यू होती है 2 अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। देखिए 30 एंगल है तो हम इसी वाले के लिए चेक करें, आप 45 और 60 के लिए अलग अलग भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 2। देखिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा यहाँ पे 2। और जो बेस है वो कितना है, रूट थ्री। बेस हमारा कितना है, रूट थ्री। अब देखिए इसमें क्या है, इस बार ये दोनों वैल्यू हमें जो है निकल गई और ये हमें किससे निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हमें दी थी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर नहीं दी है, बेस के हमारे पास रूट थ्री का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और इधर आ जाएगा तो माइनस का ये हो जाएगा और पी स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 और 1 पे रूट चढ़ाएंगे तो रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ से हमने ये वाली वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। तो आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आपको विद इन सेकंड जब आंसर चेक करना है तो ये आपको याद ही होनी चाहिए सभी के रेशियो। याद करने का तरीका मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले क्या करना है, 45 का हाइपोटेन्यूज रूट 2 लिखेंगे, बाकी दोनों का क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। अब 30 और जो 45 है इसके परपेंडिकुलर बेस दोनों 1 1 होंगे। और 30 और 60 में कैसे करेंगे, देखो जो 30 एंगल लिखा हुआ उस साइड को लिखना है रूट थ्री और 1, 60 में इसको जस्ट अपोजिट कर देना है रूट थ्री और 1। फिर ऐसे आप इसके जो रेशियोज आप इजीली याद रख सकते हैं। तो दूसरा देखते हैं इसमें, देखिए इसकी बी कंडीशन और है, व्हेन क्वेश्चन इन डबल ट्रायंगल फॉर्मेट सच टाइप। देखिए जब क्वेश्चन आपका डबल फॉर्मेट में आ जाए, एंगल तो आपके 30 45 एंड 60 ही रहेंगे। देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से रहेगा। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था बोट वाला, जैसे बोट ए थी और बोट बी थी, तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर होगा तो एक बार में दो जो है ऑब्जेक्ट को देखेगा, एक आगे होगा और एक थोड़ा सा पीछे होगा और बिल्डिंग के अकॉर्डिंग है जिसपे वो खड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए अब जो आपके एंगल बनने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, देखिए हो सकता है दो में पहले आए, पहले मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए पहली पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि दो एंगल 30 और 45 हो सकते हैं, 30 और 45 के। फिर दूसरा हो जाएगा 45 एंड 60, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी हो जाएगी 30 एंड 60। ये तो 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी, वन बाई वन देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमें एक तो रखना है 30, पहले यहाँ रखता हूँ, और एक रखना है 45। लेकिन अब इसमें भी थोड़ा ये कंफ्यूजन हो कि हम 30 पहले रखें साइड रखें या 45 रखें। अभी मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है जिसकी हाइट होती है उसके जितना क्लोजर कोई ऑब्जेक्ट होगा वो उतना ही बड़ा होता है एंगल में। 30 और 45 में अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो इस वाली साइड पे कौन सा बनेगा, 45 का, और इस साइड में कितना बनेगा, 30 का। जितना ऑब्जेक्ट से दूर होगा उतना ही छोटा एंगल बनेगा। तो पहला एंगल हमने यहाँ पे हो गया। इस तरह से क्वेश्चन में फॉर्मेट बन के आएगा। देखिए दूसरा हो जाएगा 45 और 60 का, तो ये वाला एंगल बनेगा 60 का और ये बनेगा 45 का। जो क्योंकि जो जितना दूर रहेगा ऑब्जेक्ट से वो उतना ही छोटा होता है, बस सिंपल बेसिक ही लगाना। अब यहाँ पे 30 और 60 है, ये वाला हो जाएगा हमारा 60 का और ये हो जाएगा हमारा 30 का। देखिए
ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, तरह से क्वेश्चन आपको बन करके आएगा। अब देखिए वहाँ पे क्या कर सकता है वो, कि जो ये एंगल है ये दोनों ऊपर से देख रहा है, वो क्या बनने होंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने होंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन को पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन में। तो इससे हम एक बात भी समझ सकते हैं, क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन ही क्यों ना दिया हो, लेकिन हमें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम उसको पहले किस में चेंज कर लेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन में। अगर पहले से ही एंगल ऑफ एलिवेशन में दिया हुआ था कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो देखिए इस तरह का होगा तो हम विद इन सेकंड कैसे आंसर चेक कर पाएंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको जो है ये आउटर साइड वाला जो साइड है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली साइड, ये आपको गिवन होगी। सपोज दैट ये एक्स है, सपोज दैट ये भी एक्स और ये भी एक्स है। ये आपको कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगी। अब आपसे देखिए क्या पूछ सकता है, आपसे ये वाली साइड पूछेगा या दोनों का सम पूछ लेगा या इस टावर की हाइट पूछ लेगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए यहाँ से कोई आपकी रोप हो, रस्सी हो, उसकी हाइट पूछ लेगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब हमें आउटर साइड की दी होगी तो देखिए इसमें जो हमारा ये 30 और 60 वाला जो रेशियो होता है, इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, शायद ये जो हमारी जो एक्स दी हुई है, इस वाली साइड के लिए क्या कर सकते हैं, इसको इसको देखते हैं। यहाँ से यहाँ वाली जो साइड होगी इसकी लेंथ हो जाएगी डायरेक्ट एक्स बाई, सीधा जस्ट इसका क्या कर देंगे, आप कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए और इसमें क्या करेंगे, बाकी इसमें क्या करेंगे, जो ये एक्स है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, पहले तो एक बार इसका हाफ करेंगे एक्स बाई टू प्लस के, देन हाफ और मल्टीप्लाई थ्री, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बन जाएगी। और सेम इसमें भी रहेगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले एक्स की वैल्यू का जो भी दी रखी होगी वैल्यू उसका हाफ कर देंगे प्लस हाफ देन मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये हो जाएगी। अब देखिए जब हमने एक शॉर्ट वे के माध्यम से वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो अगर हमसे इस टावर की हाइट पूछे तो क्या करेंगे, ये केवल हम इस ट्राइंगल को देखेंगे, बस इस वाले ट्राइंगल को। अब ये वाला ट्राइंगल कैसे बन गया होगा, सिंगल वाले फॉर्म, यहाँ पे रेशियो क्या होता है 45 के लिए 1, के लिए रेशियो क्या हो जाता है हमारा, इसके लिए रेशियो कितना हो जाता है 1, इस वाली साइड के लिए। और इस वाली साइड के लिए रेशियो कितना हो जाता है 1, और इस वाली साइड के लिए रेशियो होता है √2। देखिए जब हमारे पास इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे 1 यूनिट बराबर ये गिवन होगी, जो भी वैल्यू आएगी तो जिसकी निकाले उसमें क्या कर देंगे, सिंपली हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इसे सिंगल फॉर्मेट की तरह, ट्राइंगल की तरह क्या कर लेंगे, इसको ट्रीट कर लेंगे। तो यहाँ से हम विद इन सेकेंड अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को डील करने के लिए इतने कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, और जो चीज़ आपको की पॉइंट्स आपको याद करने के लिए बोला गया उनको याद करना। और जिन्होंने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाली क्लास नहीं देखी है उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।